अंदर फाइल में बैठे सभी लोग बहुत निराशा और परेशानी में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सबने देखा तो वहां से सिया अंदर आ रही थी। सिया को अंदर आता देख कब से अपना गुस्सा दबाए बैठी मैसेज आगे बढ़कर सिया की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना हमें इस सिचुएशन में ऐसे फंसता हुआ देखकर? तुम्हारे दिल को तो ठंडक मिल रही होगी ना, इसीलिए यह खेल खेल रही हो। क्या चाहती हो तुम कि हम सब तुम्हारे सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखो? हम सब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएं, भीख मांगे, यही चाहती हो ना तुम? कैसी एहसान फरामोश लड़की हो तुम। तुम्हें इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है कि जिस इंसान ने तुम्हें उस छोटे से अनाथ आश्रम से उठाकर यहाँ महलों में रखा, आज जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम हमें यह तेवर दिखा रही हो। यही असली रूप है तुम्हारा। आगे जारी रखते हुए एशिया पर अपनी भड़ास उतारने के लिए पूरी तैयार थी और कोई उन्हें ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि बोलने से वह रुकती भी कहाँ थी। सिया ने उनकी तरफ एक नज़र देखने की तक जहमत नहीं उठाई और सिर्फ डॉक्टर की ओर देखते हुए कहती है, ठीक है डॉक्टर, हमने इस बारे में डिस्कशन किया है और मेरे लीगल गार्जियन हैं, वह इसके लिए तैयार हैं, इसीलिए मैं यहाँ कुछ समय के लिए रह सकती हूँ। फिर रुककर राव परिवार की ओर देखकर अपने इमोशनल लेस आवाज में, जो थोड़ी बहुत रोबोटिक जैसी थी, वह अपनी बात आगे कंटिन्यू करती है। मैं यहाँ सिर्फ दादाजी के लिए रह रही हूँ। साथ ही यहाँ जितने भी लोग दादाजी के अलावा रहते हैं, उनमें से किसी को भी मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, ना ही ज़रूरत है। इसीलिए ना आप मुझे परेशान करें, ना खुद को मुसीबत में डालें। मैं आप सबको 3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। पहली बात, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी के लिए रुक रही हूँ। उन्हें छोड़कर यहाँ पर किसी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई रिश्ता है। इसीलिए आप में से कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरी बात, मैं यहाँ सिर्फ आपसे लेकर दादाजी की तबीयत ठीक होने तक ही रहूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तब मुझे कोई यहाँ रोकने के लिए, रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तीसरी बात, मैं यहाँ दादाजी के लिए रुक रही हूँ, इसीलिए मैं मेरे पर्सनल लाइफ में कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कब आऊँगी, कब जाऊँगी, किसके साथ आऊँगी, किसके साथ नहीं जाऊँगी, ये सारे डिसीजन मेरे होंगे और मेरे पास मेरे लीगल गार्जियन के। यह बोलते हुए वे मानव की ओर देखती है। इसमें आप में से किसी का भी कोई लेना देना नहीं होगा। और फिर अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहती है, इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ, यह चीज़ बहुत ध्यान से करिएगा। वह यह कि मेरे सामने मत आइए, और जब आएं तो प्लीज़ जैसा आप सब पहले करते थे वही चीज़ें की दूरी बनाए रखिए। यही आप सबके सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। रागिनी आगे आकर सिया पर लगभग चिल्लाते हुए कहती है, सिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये घर तुम्हारा हो। भूलो मत यार, ये मेंशन हमारा घर है और तुम्हें यहाँ रहने के लिए हमारी परमिशन की ज़रूरत है, समझिए। इसीलिए यह एटीट्यूड मुझे और मेरी फैमिली को मत दिखाओ। रागिनी की बात सुनकर मिसेज राव भी आ जाते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो? तुम्हारे ऐसा करने से हम तुम्हें देवी मानकर पूजा करेंगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आगे भी कुछ कहने वाले थे, पर राम ने बीच में उन दोनों को आवाज देकर रोक लिया। आप दोनों शांत रह सकती हैं। यहाँ सिचुएशन क्या है और आप सब क्या बातें कर रहे हैं, आपको जरा आइडिया भी है। फिर सिया की ओर देखकर राम ने कहा, थैंक यू सिया, तुम यहाँ रहने के लिए मान गई। अब हम साथ में मिलकर दादाजी की अच्छे से केयर करेंगे और उन्हें जल्द ही ठीक करेंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए जल्दी से सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। उसकी बात पर सिया बीच में ही कहती है, अरे मिस्टर राम, आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। यह सब मैं अपने दादाजी के लिए कर रही हूँ। दूसरी बात, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसके लिए मेरे पास मेरे अपने बहुत से लोग हैं। आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं। रही बात कमरे की,
तो मेरे ख्याल से यहाँ ऑलरेडी मेरा एक कमरा है, मैं वहीं रहना पसंद करूंगी, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ लेने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने इतने बड़े मन से पूछा, उसके लिए थैंक यू। फिर डॉक्टर की ओर देखकर सिया ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं थोड़ी देर में यहाँ आती हूँ, मुझे मेरा कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है, क्योंकि मुझे ऐसी सिचुएशन की कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए मुझे थोड़ी समय के लिए वापस मेरे घर जाना है। इतना बोलकर वह वहाँ से जुड़ती है और दरवाजे के बाहर चली जाती है। उसके जाते मानव उसके साथ जाता है, बीच में ही रुक जाता है और पीछे मुड़कर पूरे राव परिवार को देखता है। वहां खड़े सभी पर अपनी खतरनाक नजर डालता है। फिर मिस्टर राव की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर राम, मेरी डार्लिंग यहाँ बस कुछ समय के लिए उसके दादाजी के लिए रह रही हैं, इसीलिए अगर यहाँ रहते समय उसे थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं आप सबको धमकी नहीं दे रहा, सीधा बता रहा हूँ कि उसे गई हर एक छोटी से छोटी तकलीफ की भरपाई आप सबको अपनी कंपनी के साथ, अपने इस सो कॉल्ड लोगों के सामने जो इमेज है उसके साथ और साथ ही साथ अपनी जिंदगी के साथ भी चुकाना पड़ सकता है। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि आप अच्छे से जानते होंगे कि आप सबको क्या करना है और क्या नहीं। यही आप सबके लिए अच्छा होगा और लंबी जिंदगी जीने का एक रास्ता होगा। वरना आप तो जानते हैं ना मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ। यह वार्निंग देकर और सबको एक नज़र देख वह भी उल्टे कदम वहां से जल्दी से बाहर चला जाता है, जहां सिया उसका कार में बैठकर इंतजार कर रही थी। वहीं अंदर सबके होश उड़ चुके थे। सबको अपने अंदर एक अलग सा डर और कपकपी महसूस हो रही थी। भले ही मानव ने वह सब बहुत आराम से और अच्छे से कहा था, पर उसके जो आवाज थी और उसके बातों के पीछे छिपी वह जानलेवा धमकी सबको अच्छे से महसूस हो रही थी और वे समझ भी रहे थे। यूं ही मानव बजाज इंडस्ट्रीज पर और पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज नहीं करता था। यूं ही लोग उसे नहीं डरते थे। भले ही वह ज्यादातर शांत रहता था, कम बातें करता था और कोई ज्यादा इमोशन नहीं दिखाता था, सब उसके अंदर के उस खतरनाक जानवर को काफी अच्छे से जानते थे जो दुनिया तबाह करने की ताकत रखता था।